तो आज हम लोग देखेंगे ये एसपीडी पब्लिकेशन का बुक आता है जीके का यानी सामान्य अध्ययन का, जिसे हम लोग ये कवर कर रहे हैं बिहार एसएससी के लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सारा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। आरआरबी में ये पूछा गया है क्वेश्चन, यानी रेलवे जो एग्जाम लेती है आरआरबी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उपयोगी, ये सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी। हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। बिहार एसएससी क्वेश्चन है ना, सारे वन लाइनर के फॉर्मेट कि स्टूडेंट्स को याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। ट्यूशन की अपेक्षा ये ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। इसको डेली हम लोग इसका 4 पेज कवर करते हैं। आज इसका दूसरा दिन है, तो चलते हैं। अगला आज का जो पहला वन लाइनर है वो है कि आइनू जनजाति का संबंध किससे है? तो जापान से है। आइनू जनजाति का संबंध किससे है? तो जापान से आइनू जनजाति का संबंध। आपको याद रखना है कि आइनू जनजाति का संबंध कौन से देश से है? तो जापान से है। अगला है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि वर्ष 1970 में लागू किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया था? तो 1970 ईस्वी में लागू किया था। आपको ये याद रखना। अगला डी दिवस यानी कि डी डे, यानी कैपिटल डी, ABCD वाला जो कैपिटल डी है उसी को डी डे कब मनाया जाता है? तो 6 जून को मनाया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया था? 6 जून 1944 को मनाया जाता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मंडी से उतरी थी। यानी कि ये 6 जून 1944 ईस्वी को आपको याद रखना है, डी दिवस मनाया गया था। अगला, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। अगला है कि शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल डी बैकी ने 1967 ईस्वी में किया था। अब देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला कि शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो माइकल डी बैकी ने किया। किसने किया? माइकल डी बैकी ने शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया सबसे पहले। दूसरा पूछेगा कि शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल डी बैकी ने किया, तो कब किया? तो 1967 ईस्वी में किया। कब किया? 1967 ईस्वी में। अगला है हम लोगों के पास वन लाइनर कि मानव के कुल रक्त आयरन में लगभग 55% प्लाज्मा होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार एसएससी के सेट में, ज्ञान बिंदु का बनाइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मानव के रक्त के आयतन में लगभग कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? तो 55% ऑप्शन में ने देखा है। तो आपको ये याद रखना है कि मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। आगे, अगला है कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे होता है ना कि हृदय को पढ़ने वाला को या हृदय से संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को से संबंधित अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी का। अगला है अगला है कि कैडमियम प्रदूषण में मानव में गुर्दे का रोग होता है। कैडमियम प्रदूषण में मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है। अगला याद रखना आपको, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकवान तट है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम अगर पूछ दे आपसे तो क्या हो जाएगा? मकवान तट। जैसे हमारे यहाँ भी है ना, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, इस तरीके से पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकवान तट है। अगला है कि विलियम जोन्स ट्रॉफी जो है किस खेल से सब, ये पहले भी पूछा जाता था और आज भी पूछा जाता है कि ट्रॉफी का नाम दे देता है और बोलता है कि ये ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित। तो इसमें दिया हुआ है कि विलियम जोन्स ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स ट्रॉफी जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। आपको याद रखना है कि बास्केटबॉल से संबंधित है। कौन सा ट्रॉफी? तो विलियम जोन्स ट्रॉफी। अगला है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। देखिए,
अभी आपको आज लूसेंट वाला में पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बिसार थे, और इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में बनाया था, राजगृह में स्थापित किया था। अब उसी के बारे में पूछा हुआ है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? नाग दशक हो जाएंगे। तो आपको हर्यक वंश का पहला, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिम्बिसार थे। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह में थी। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन? नाग दशक। ठीक है, आगे इसी तरीके से जो भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगेगा उसको डिटेल में हम। अगला है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। देखिए, आपको ये याद रखना है कि टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। अब देखिए, हम दूसरा का पढ़ रहे हैं तो अपना क्यों ना पढ़ेंगे, है ना? तो दूसरा को पढ़ने से पहले हम लोग अपना पढ़ना चाहिए। तो हम चीन का राष्ट्रीय खेल पढ़ लिए कि टेबल टेनिस है, बहुत अच्छा। तो फिर भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या आप लोग को पता होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, हम सबका रिप्लाई देंगे। तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। उसके आगे देखते हैं। अब देखने वाले हैं हम लोग आरआरबी गुवाहाटी 8/1/2012 में पूछा। देखिए, इस पे आप मत जाइए कि कब पूछा हुआ है, रेलवे हुआ है किसमें। सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज़्यादा, कह नहीं सकते हम, बयान नहीं कर। अगला है कि विश्व की रोटी की टोकरी प्रेयरी क्षेत्र को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी है तो प्रेयरी एक क्षेत्र। अगला है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग एक होते हैं और उनके सहायक 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना। तो परिसीमन आयोग का आपसे क्वेश्चन इस तरह का कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो होते हैं। अगला है संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 24 में आपसे पूछेगा कि क्या है? तो बाल श्रम का निषेध है, यानी कि आप 18 साल से कम उम्र के बच्चा से काम नहीं करवा सकते। नहीं तो आपको ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन जो है, एक जगह का नाम है ग्वाटेमाला। क्या नाम है? ग्वाटेमाला। इस जगह पे इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? तो ग्वाटेमाला में होता है। अगला, क्यूसेक जो है पानी के प्रवाह का मापक का इकाई है। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्यूसेक किसको मापता है? तो पानी के प्रवाह को मापता है। या फिर बोल दे कि पानी के प्रवाह को कौन मापता है, या मापन करने वाली यंत्र का क्या नाम है? तो क्यूसेक नाम है। क्या है? क्यूसेक। तो पानी के प्रवाह का मापक इकाई जो है क्या है? क्यू। अगला है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना जो हुई थी 1953 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, वही केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है हमारे यहाँ, जो सेंट्रल लेवल पे होता है। की स्थापना कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला है, देखिए अब हम लोग बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं। बिहार से क्वेश्चन ना पूछेगा ऐसा तो हो नहीं सकता है, बिहार एसएससी है। तो देखिए, बिहार से क्वेश्चन है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप लोग को भी पता होगा मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है? तो पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में मोइनुल हक स्टेडियम स्थित है। अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है कि बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्या थे? तो जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह क्या थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। अब इन्होंने ही जगदीशपुर से यानी कि बिहार से जगदीशपुर से क्या किया था? 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसने? बाबू कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे, जो जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे अगला जो हम लोगों के पास है कि सरदार पटेल स्टेडियम, अभी हम लोग देखिए मोइनुल हक स्टेडियम देखे, है ना। अब देखने वाले हैं हम लोग क्या कि सरदार पटेल स्टेडियम जो है कहाँ स्थित है? सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सरदार पटेल स्टेडियम जो है अहमदाबाद में स्थित। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ है? तो अहमदाबाद में स्थित। कोई याद रखना। अगला कहता है कि सूर्य ताप का 11% भाग
जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। सूर्य ताप का जो 11% भाग है वो जल वाष्प द्वारा क्या होता है, सोख लिया जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट। आगे चलिए, कहता है 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। देखिए अब आपको में भी पता ना होगा कि देशांतर और ये देशांतर और अक्षांश क्या होता है। जब भी आप ग्लोब देखते होंगे तो एक वर्टिकल लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना वो अक्षांश कहलाता है, अक्षांश रेखा। और जो वर्टिकल लाइन होता है वो देशांतर रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, देशांतर रेखा कहलाता है। तो वही बोल रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है, आपको याद रखना। अगला है अम्लीय जठर रस का पीएच मान क्या होता है। तो यहाँ पे तो अम्लीय लिखा हुआ है, सीधे पूछ देगा कि जठर जठर रस का पीएच मान क्या होता है। 1.5 क्या होता है, 1.5 होता है। अगला है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होता है वो होता है 0 यानी कि 0। तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता आपको याद रखना है, क्या होता है, 0। अगला है कि सेनेगल एक देश का नाम है। तो कहता है कि सेनेगल देश की राजधानी कहाँ है। तो सेनेगल देश की राजधानी जो है डकार है। हम लोग खाते हैं तो डकार आता है, वही डकार। सेनेगल देश की राजधानी क्या हो जाएगी, डकार हो जाएगी। तो आपको याद रखना है डकार किसकी राजधानी है, तो सेनेगल देश की राजधानी। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय स्वतंत्र राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए आपको कितना अच्छा से हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा चुके हैं, है ना। तो इसी से क्वेश्चन पूछा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जेबी कृपलानी थे। अब ये कब बने थे, ये 1946 ईस्वी में बनते हैं। कहाँ के अधिवेशन में बनते हैं, तो मेरठ के अधिवेशन में ये अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और तभी से ये आज़ादी तक रह जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1946 में बने थे जेबी कृपलानी, कहाँ से किए थे, तो मेरठ से किए थे। देखिए आप लोग को, हमको विश्वास है कि आप लोग कांग्रेस का तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, कच्चे चिप आ जाइए। जितना अच्छा से हम बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आगे और उससे बाहर पूछता भी नहीं। देख लिया आप लोग, ये जेबी कृपलानी वाला बात बताए थे, ये पूछा भी है। अगला है कि जल में बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन। अब देखिए आप लोग बीएससी वाला स्टूडेंट है, साइंस तो सब दिन पढ़े होंगे। जल से बर्फ में बल बनाना ये क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए आपको अगर भौतिक परिवर्तन ये वाला पल से ठीक अपना लीजिए, क्या कि कोई ऐसा चीज को हम वापस ये तो परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वापस हम उसको उस अवस्था में ले आएंगे तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। जल से ही ना हम लोग बर्फ बनाते हैं। अब बर्फ को पिघला के हम फिर वापस से जल ले आएंगे, जल की वही अवस्था में आ गया कि नहीं वापस। तो हम वापस कोई भी चीज को उसी अवस्था में ले आएंगे, बदलने के बाद भी उसी अवस्था में ले आएंगे, तो वो क्या, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। उसी तरीके से जल से बर्फ बनना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अगला है कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है। पृथ्वी का जो क्रोड है उसमें किसकी प्रधानता होती है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो वो हो जाएगा लोहा तथा निकेल का। ठीक है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि सिकंदराबाद के, अब अभी सिकंदराबाद में पूछा हुआ है। देखते हैं, कहता है रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। तो रेड स्क्वायर जो है वो कहाँ स्थित है, तो रूस में स्थित है, यानी रसिया में स्थित है रेड स्क्वायर। अगला है कि पृथ्वी पर हम घर्षण बल के कारण ही चल पाते। अब ये तो मूर्खता वाली बात है, अगर इसको भी कोई गलती करके आइएगा तो बच्चा बच्चा को पता है कि अगर हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं, चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, कि हम सब किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण बल की वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगला है कि सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा। सबसे पहले खोजा गया वायरस जो है TMV है। क्या है, TMV। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले खोजा गया वायरस क्या हो जाएगा, TMV हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब देखिए केंद्रीय स्तर पे भी एक सचिवालय होता है और एक राज्य स्तर पे भी सचिवालय होता है। तो केंद्रीय स्तर पे जो सचिवालय होता है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के। अगला है कि यूरेनियम से भारी तत्वों को
ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूरेनियम से ज़्यादा भारी तत्व अगर है तो उसको क्या कहेंगे, तो ट्रांस यूरेनिक्स बोलेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांस यूरेनिक्स। किससे भारी? यूरेनियम से भारी रहेगा तत्व। तो आगे, कैंगा आणविक बिजली घर कर्नाटक में अवस्थित है। अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैंगा आणविक बिजली घर कहाँ अवस्थित है, तो कर्नाटक में अगला, नील नदी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नील नदी का युद्ध कब हुआ था, तो नील नदी का युद्ध जो हुआ था 1798 ईस्वी में हुआ था। नील नदी का युद्ध कब हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था, यानी 1798 में नील नदी के लिए युद्ध हुआ। आगे, गोल्फ ऑफ सैंडी लॉज स्टेडियम। देखिए स्टेडियम हम लोग दो तीन को पढ़ चुके हैं अभी तक। एक मोइनुल हक स्टेडियम जो कहाँ था? पटना में था। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ था? पटना में था। अगला, सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ था? अहमदाबाद में था। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ था? अहमदाबाद में था। अब अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्फ ऑफ सैंडी लॉज स्टेडियम, ये कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में है। तो याद रखना है कि गोल्फ ऑफ सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में कौन सा स्टेडियम है? गोल्फ ऑफ सैंडी लॉज स्टेडियम। ठीक है। आगे, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो बनाया गया है कहाँ है? तो ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर। ये वही ग्वालियर है जिसको अभी यूनेस्को जो है संगीत का शहर के रूप में शामिल किया है। संगीत का शहर के रूप में यूनेस्को ने ग्वालियर को शामिल किया गया है। तो यही ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि है, आपको याद रखना। अगला, महालबारी प्रणाली जो है कब लागू किया? तो आपको याद रखना है कि महालबारी प्रणाली जो है सन 1820 ईस्वी में लागू किया। कब लागू किया गया था? 1820 ईस्वी में महालबारी प्रणाली लागू किया गया। अगला है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? देखिए जैसे ही आप लूसेंट बुक पढ़िएगा, जहाँ भी मुगल के बारे में पढ़िएगा तो मुगल वंश के संस्थापक के रूप में पढ़िएगा बाबर को। तो उसी जगह पे लिखा हुआ मिलेगा कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। कौन थे? उमर शेख मिर्जा। तो आपको याद रखना है बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। है। आगे चलते हैं। पता है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन पूछा है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। करता है राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति से पढ़ रहे हैं हम लोग तो ये भी याद रखेंगे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा ही करेगा। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे किससे संबंधित? वित्त आयोग से संबंधित। किससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे? वित्त आयोग से संबंधित, है ना? तो वित्त आयोग से संबंधित है तो अभी वित्त आयोग से संबंधित एक व्यक्ति का नाम हम लोग रिलेट कर लेंगे जिससे कि एक करंट अफेयर में उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वित्त आयोग का जो नियुक्ति करता है अध्यक्ष का, वित्त आयोग के अध्यक्ष का जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर पूछ दे कि वित्त आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो के.एन. सिंह है। के.एन. सिंह है। लेकिन अभी अभी नया न्यूज आया है तो बताया गया है कि वित्त आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं के.एन. सिंह नहीं, उल्टा बोल दिए, एन.के. सिंह है। क्या है? एन.के. सिंह है। ठीक है। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल जो है खत्म होने वाला है कब? 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अभी जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह है। ये कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। लेकिन एक बात और आपको याद रखना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी घोषणा हो चुका है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने वाले हैं अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया। अब इनका कार्यकाल कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2026 ईस्वी को।
1 अप्रैल 2026 ईस्वी को ये वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे और 1 अप्रैल 2026 ईस्वी को ऋत्विक पांडे इसके सचिव बनेंगे, वित्त आयोग के सचिव बनेंगे। तो आपको साथ ही साथ हम रिलेट करवाते चलते हैं किससे, ये करंट अफेयर्स को भी रिलेट करवाते चलते हैं। अगला है कि किडनी स्टोन में किसका उपयोग होता है, तो किडनी स्टोन में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है, किडनी स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। आपको याद रखना है कि किडनी स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अगला है कि कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन सीधा है कि द्वितीय अशोक, एक तो अशोक खुद थे ही, तो सेकंड अशोक जो था किसे कहा जाता था, तो वो कनिष्क को कहा जाता था। कहा जाता था, कनिष्क को कहा जाता था। अगला है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आहार नाल में जब पाचन की क्रिया होती है तो स्टार्च के पाचन में अंतिम रूप से जो उत्पाद होता है वो माल्टोज कहलाता है, माल्टोज कहलाता है। जब आप पूरा पाचन तंत्र पढ़िएगा तो इसको ये समझ में आएगा, ये बायोलॉजी का टर्म। अगला है कि दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था। देखिए आपको ये पता है कि डांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल या 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। लेकिन ये दक्षिण भारत में, वो तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन कौन थे, तो व्यक्ति थे जिनका नाम है राजा जी, क्या जी, इन्होंने ही दक्षिण भारत में डांडी मार्च। अगला है, आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कौन किसका मिश्रण है, ठीक है। तो सोल्डर जो होता है टीन और सीसा का मिश्रण होता है, टीन और सीसा धातु का क्या होता है, मिश्रण होता है, क्या, सोल्डर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सोल्डर किसका मिश्रण है, तो टीन और सीसा का मिश्रण है, टीन और सीसा का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में हुई थी। आपको याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो थी 1995 में हुई थी। अब आज ही हम लोग पढ़े थे कि CBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में। कब हुई थी, 1953 में हुई थी। अगला जो है कहता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बादल जो होता है वायुमंडल में तैरते रहता है, ऐसा क्या का कारण है, तो बादल जो होता है अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहता है, अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में क्या करते रहता है, तैरते रहता है। अगला है कि संसद में सामान्य बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। संसद में जो बजट होता है वो कौन प्रस्तुत करते हैं, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। अगला है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के अगर दोनों सदन आ जाए तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष से है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। आगे, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को हम लोग बेसिन या द्रोणिका कहते हैं। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को बेसिन या द्रोणिका कहा जाता है, यानी नदी के पानी के द्वारा जो अथी होता है, सिंचाई होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र को, उस क्षेत्र को बेसिन या द्रोणिका कहते हैं। अब कहता है कि शैवाल में जो होता है क्लोरोफिल की बहुलता होता है। ये तो जाहिर सी बात है, शैवाल हरा कलर का होता है, हरा कलर में क्लोरोफिल होता है। तो शैवाल में किसकी बहुलता होती है, तो क्लोरोफिल की बहुलता। अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि खून की कमी से खून की कमी कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, कमी को हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं का नाम। तो आपको भी याद रखना है कि खून की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। अब अगला है प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ है, तो प्लासी की लड़ाई का मैदान देखिए पश्चिम बंगाल में अभी पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये प्लासी नामक जगह है। यहीं पे 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में।
अगला है कि गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था, गुजरात को ही जीत के गुजरात को भी जीत लिया था और दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन। अभी अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी से है? तो खिलजी डायनेस्टी से। हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 गो डायनेस्टी पढ़ेंगे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसी में से एक खिलजी वंश के दूसरा राज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो 1290 ईस्वी में डायनेस्टी की स्थापना करता है। और इस 1296 में अलाउद्दीन खिलजी कर देता है, जो कि उसका दामाद और भतीजा रहता है। अब ये 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक टिका हुआ रहता है। 1316 ईस्वी के बाद ये इस मर जाता है, तो इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये एक अच्छा राजा ना होता, नग्न अवस्था में इधर उधर घूमते रहता है, तो इसलिए इसको मार देता है। इसी का एक वजीर होता है जिसको को खाक कहते हैं, डायनेस्टी का अंतिम शासक बन। थोड़ा सा डिटेल, अब अपना डिटेल में बताएंगे तो खिलजी। तो गुजरात को जीत के अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। अगला है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? भी हम लोग देखे समाधि वाला क्वेश्चन कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ बनी थी, तो वो ग्वालियर एमपी में बना था, जिसको कि अभी संगीत शहर क्षेत्र घोषित किया है कौन? यूनेस्को। तो कबीर की जब मृत्यु हुआ तो उनका समाधि स्थल कहाँ बनाया गया? तो मगहर नामक जगह गया था। याद रखना है कि मगहर नामक जगह पे कबीर की मृत्यु के पश्चात स्थल बनाया गया। अगला है कि अकबरनामा के लेखक कौन? अबुल फजल है। अबुल फजल ने है की हत्या। अब अबुल फजल की हत्या जो है वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया। वीर सिंह बुंदेला। ये फेमस क्वेश्चन है कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे टफ बना सकता है। अबुल फजल की हत्या कौन किया था? वीर सिंह बुंदेला किए थे। कौन किए थे? वीर सिंह बुंदेला किसकी हत्या किए थे? अबुल फजल की हत्या किए थे। अबुल फजल कौन थे? अकबर थे। अगला है कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ टैगोर को मानते हैं। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे माना जाता था? तो अवनींद्रनाथ को अगला है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी आपको याद रखना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। अगला है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध ये है, तो आपसे पूछेगा ये भरतनाट्यम डांस का नाम है, ठीक है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित थे कौन? यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो आपको याद रखना है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध क्या है, तो भरतनाट्यम से है। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। जालियांवाला कांग्रेस के बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आपको याद रखना है, पंडित मदन थे कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है? ये हमको पता है कि 1918 में बने तक थे ही। हमेशा सम्मेलन जो होता था दिसंबर में, कब आता तब ना चेंज होता, तो 20 आता। 18 में ये हुआ था, थे, हो गया। अब थोड़ा सा हम बीच वाला चीज छोड़ दिए, तो हम लोग देख ही लेते हैं। कहता है कि प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या, कौन सी संस्था में कितनी सदस्य की संख्या होती है, कितना अधिकतम कितना देते हैं। तभी हम लोग बात कर रहे थे दोनों सभा का संयुक्त बैठक अगर बुला करता है लोकसभा करते हैं, लोकसभा है ओम बिरला है, ठीक है? तो अब कहता है कि लोकसभा सबसे ज्यादा सदस्य हो सकता है तो कितना हो सकता है? तो 552 सदस्य। कितना सदस्य? 552 सदस्य लोकसभा हम हो सकते।
तरीके से राज्यसभा में कितना सदस्य, राज्यसभा में कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 50 से ज्यादा राज्यसभा में था। तरीके से राज्य स्तर पे विधानसभा होता है, राज्य स्तर पे क्या है? विधान सभा होता है। विधानसभा में अधिक 500 होता है और न्यूनतम जो होता है 500 का। और एक विधान परिषद होता है, विधान परिषद में जो सबसे कम संख्या हो सकता है हम। अब उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें हम लोग, तो उच्चतम न्यायालय की सदस्यों की संख्या जो होता है 34 होता है। कितना? 34, जिसमें से 3 अन्य न्यायाधीश और एक। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से पोस्ट के लिए कितना आयु आपको होना चाहिए, तब आप कल हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, सारे वैकेंसी में या तो आप खत्म हो गया आपका एज या अभी एज नहीं है ना, ये न्यूनतम आयु और के लिए एक न्यूनतम और अधिकतम आयु बनाए। अधिकतम आयु क्या? राष्ट्रपति अगर आपको बनना है, मान लीजिए कि आपको राष्ट्रपति होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए है, तो राष्ट्रपति अब बल ही बन सकता। अगला है उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति संबंधित है किससे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का भी क्या है, कम आयु क्या होता है, 35। अब अगला है राज्यपाल। अब देखिए राष्ट्रपति भी केंद्र लेवल का होता है, केंद्र सरकार का। तो राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार का आदमी है, राज्यपाल भी केंद्र सरकार का आदमी। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति मतलब की रिटायरमेंट। उच्चतम न्यायालय के अगर न्यायाधीश है तो वो कब रिटायर करेगा, तो 65 वर्ष कब जाएगा, 65 वर्ष की आयु में वो रिटायर कब जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति, उच्चतम न्यायालय अलग है और है अलग। न्यायालय के न्यायाधीश का 62 वर्ष, 62 वर्ष। आगे वो सुप्रीम कोर्ट का था 65, ये है 62। अगला है कि लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, जिस देखे अभी कि लोग ज़्यादा कितना हो सकता है, 552, तो उसका एक सदस्य बनना है, तो आपके उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना ना। बस अगर उससे ऊपर वाला सभा में जाना है यानी राज्यसभा में, तो लीजिए वर्ष होना चाहिए। ठीक है। विधानसभा में अगर जाना है तो आपको आना चाहिए, विधान परिषद में जाना है तो हाँ। आगे हम लोग देखेंगे कौन से पोस्ट के लिए कितना पेमेंट मिलता है। सबसे ज़्यादा जो पेमेंट मिलता है राष्ट्रपति को मिलता है 5 लाख रुपया। उसके बाद के नीचे आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 4 लाख रुपया। उसके बाद प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को मिलता है 1,60,000 रुपया। उसके बाद होता है राज्यपाल। राज्यपाल को मिलता है 1,50,000 रुपया। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश पे गवर्नर होते हैं, का काम आता है, वो बंद को मिलता है 1,10,000 रुपया। लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता है 4 लाख रुपया। उसके बाद सेना प्रमुख, जल सेना, थल सेना 2.5 लाख रुपया मिलता है। महान्यायवादी को 2.5 लाख रुपया मिलता है। मुख्य न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे 2,80,000 मिलेगा। लेकिन अन्य न्यायाधीश रहेंगे तो उनको 50,000। न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अगर हैं तो मिलेगा। अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हैं। अगला है मुख्य आयुक्त को ₹1,00,000 मिलता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष।
रुपया ही मिलता है। अगला है न्यायाधीश को कितना मिलता है वेतन? 2,50,000 रुपये। अगला है कि सांसद सदस्य कितना मिलता है? तो 50,000। ये 70 को कितना मिलता है? तो 90,000 मिलता है। राष्ट्रीय दल एवं उनके संस्थापक। राष्ट्रीय दल एवं के संस्थापक। पहला है राष्ट्रीय दल स्थापना का 85 से तुम था। अगला है राष्ट्रीय दल भाकपा। भाकपा जो था हुआ था 1925। संस्थापक थे एम एन आई। अगला है भाजपा। भाजपा स्थापक कौन थे? 1980 से स्थापना हुआ था उसका बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का स्थापना हुआ था 1900। बाद है माकपा। माकपा के स्थापक हैं M. S. डांगे। खत्म किया। बसपा 1984 में स्थापना हुआ था। कहाँ से स्थापना हुआ था? हुआ हिसाब का है 4 पेज। पेज 4 पेज जाएगा। देख ले जाता है ज़्यादा बेनिफिट बने, है ना? तो मैं ज़्यादा स्लो आज के लिए